चलिए अब एक प्रॉब्लम एक छोटा सा और करते हैं. दिस इज अ टेबल kept with a block, a rough table kept with a block. On this side, now the block is tied with a string, and in turn this string is tied to another block. Now this is the complete system. It looks like this. This is mass m naught is equal to 6 kg. This is mass m1 is equal to 4 kg, and this is mass m2 is equal to 2 kg. Now the coefficient of friction between this block and the table is 0.1. Now we had asked what is acceleration of the system. इस सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या होगा, किस डायरेक्शन में होगा, कितना होगा. नाउ दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द क्वेश्चन. This is a rough horizontal, this is a rough table. फिगर को बड़े ध्यान से देखिए. A rough table mounted with two pulleys on two ends. On this rough table we have got a block of mass m naught having mass of 6 kg placed like this. This block is tied with the two ropes. This rope passes over the pulley tied to another block of mass m1 which is having mass of 4 kg, and this string is tied to another block of mass m2 having mass of 2 kg. Now this is the system. अब इस सिस्टम का एक्सीलरेशन कितना होगा, किस डायरेक्शन में होगा. दिस इज सिंपल, वन ऑफ अ सिंपल प्रॉब्लम. कोई बहुत कठिन नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं है. मैंने बस समझाने के लिए न्यूटन्स लॉ और फ्री बॉडी डायग्राम उन सबको बनाने का तरीका भी बताऊंगा और सिचुएशंस को डील करने का तरीका बताना चाहता हूं. बस सबसे पहले दिस 4 kg मास, दिस 2 kg मास. ऑब्वियसली ये सिस्टम इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट करेगा. एक्सीलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक वुड बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऑफ दिस ब्लॉक वुड बी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ऑफ दिस ब्लॉक वुड बी इन अपवर्ड डायरेक्शन. ये बात जो हमने कमेंट करी है मासेस की वैल्यू उसको देखकर करी है. m1 mass 4 kg, it's heavier than m2 mass which is 2 kg. So this block would pull the system down. इसके नीचे आने की वजह से यह ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा और यह ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा. और खास बात, since there is a string, तो इसका एक्सीलरेशन a यदि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना है तो इसका एक्सीलरेशन a हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होना है और इसका एक्सीलरेशन a अपवर्ड डायरेक्शन में होना है. दिस इज द सिचुएशन. अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा. 3 फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा मैं. मास m1 का, मास m2 का और मास m0 का. यह मास m1, उसका फ्री बॉडी डायग्राम. इधर मास m0, उसका फ्री बॉडी डायग्राम. और इधर मास m2, उसका फ्री बॉडी डायग्राम. मास m1 ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से m1g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन T1 अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसकी वजह से यह एक्सीलरेशन a डाउनवर्ड डायरेक्शन. इस ब्लॉक को टेंशन T1 इस स्ट्रिंग की वजह से इस डायरेक्शन में, टेंशन T2 इस स्ट्रिंग की वजह से इस डायरेक्शन में, m0g
in downward direction, normal reaction n, or since it's accelerated with acceleration of a in this direction, hence frictional force mu n would act in this direction. और इस ब्लॉक के लिए मैं कहूंगा T2 अपवर्ड डायरेक्शन में, M2G डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक्सीलरेशन A इन अपवर्ड डायरेक्शन. इस तरीके से यह सारी फ्री बॉडी डायग्राम, और उन फ्री बॉडी डायग्राम पर सारी फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस दिखाई गई है. उन फ्री बॉडी डायग्राम में पार्टिकल के एक्सीलरेशन को दिखाया गया है. अब मैं इक्वेशंस बना देता हूं. इस ब्लॉक के लिए मैं इक्वेशन लिखता हूं. T1 और M1G माइनस T1 इज इक्वल टू M1A. M1G is accelerating force, T1 opposing force, M1G minus T1 is M1A. While for this block, T1 minus T2 minus frictional force would be equal to M naught A. While for this block, T2 minus M2G is equal to M2A. अब मैं इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा, मगर इन तीनों इक्वेशन को ऐड करने से पहले मैं फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू को सोच लेता हूं. फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू एन, बट एन इज इक्वल टू एम नॉट जी. सो दिस इज म्यू नॉट इनटू और म्यू इनटू एम नॉट जी. दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स. मैं एक और बार लिखता हूं. नॉर्मल रिएक्शन हियर, नॉर्मल रिएक्शन इज एम नॉट जी, और फ्रिक्शनल फोर्स जो एक्ट करेगा वह म्यू एन और म्यू एम नॉट जी. अब मैं इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं इन ऑर्डर टू सॉल्व. T1 से T1 कैंसिल, T2 से T2 कैंसिल, एंड will land up with this equation. M1G minus FR minus M2G is equal to M1 plus M0 plus M2 into A. और अब FR की जगह पर मैं यह वैल्यू लिख दूं, M1G माइनस M2G माइनस FR की जगह म्यू एम नॉट जी इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M नॉट इंटू A. और एक्सीलरेशन इज इक्वल टू M1 माइनस M2 माइनस म्यू एम नॉट जी अपॉन M1 plus M2 plus M0. This would be the acceleration of this system. हम इसे कैलकुलेट कर देते हैं. Acceleration is equal to M1 is 4 kg minus 2 kg minus 0.1 into 6 whole upon 4 plus 2 plus 6 into 10. 0.1 into 6 is 0.6, 2.6, 4 minus 2.6 is 1.4. Acceleration is equal to 1.4 into 10 by 12 meters per second. Or acceleration, the final answer is 14 by 12
or 7/6 meters per second. This is the acceleration of this system. यह 7/6 मीटर्स पर सेकेंड से नीचे, यह आगे की तरफ और यह ऊपर की तरफ, इस तरीके से यह सिस्टम पूरा एक्सीलरेट करेगा। पूरे प्रॉब्लम को बड़े ध्यान से देखिए। यह एक सिंपल सा प्रॉब्लम था, सिर्फ इसलिए दिया था जिससे कि न्यूटन्स लॉ का भी एक रिवीजन हो जाए। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, एक्सीलरेशन इंडिकेट करना, फोर्सेस इंडिकेट करना और उनमें इक्वेशंस बनाना, उनको सॉल्व करना समझ में आ जाए। अच्छा, इधर एक बात और जरूर नोट की जाए, दिस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दिस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो इधर बात चल रही है, इट्स काइनेटिक और डायनामिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इस जगह पर जिस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात चल रही है, इट्स काइनेटिक और डायनामिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि इस ब्लॉक को हम मूव करते हुए देख रहे हैं, एक्सीलरेट करते हुए देख रहे हैं, और इस केस में जब हम फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू म्यू एन लिखते हैं तो यह काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स होती है, और इस जगह जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वह काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। एक्सीलरेशन डिटरमाइन करके बताया गया है, प्लीज नोट इट डाउन। चलिए, अब मैं एक लास्ट प्रॉब्लम, इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम फ्रिक्शन से रिलेटेड और बताता हूं। इसी के साथ फ्रिक्शन की जो थ्योरी पोर्शन है, जो कंसेप्ट पोर्शन है, जो मुझको समझाना है, वो फिनिश हो गया है। और दो आपके लिए यह चीज फिनिश नहीं हुई है, यू नीड टू प्रैक्टिस लॉट ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फ्रॉम द स्टडी पैकेज विच आई डिलीवर्ड यू। ये जो स्टडी पैकेज मैं आपको दे रहा हूं, इस स्टडी पैकेज को सॉल्व करो, इसमें से जितने प्रॉब्लम्स कर सकते हो करो। जितने अधिक से अधिक प्रॉब्लम आपसे बन जाते हैं बहुत अच्छी बात। जो प्रॉब्लम नहीं बन पाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, और उनको डिस्कस करने के दौरान और भी कोई कंसेप्ट है तो वह भी क्लियर हो जाएंगे। आपके कहीं पर कोई मिसकंसेप्शन डेवलप हो गए तो वह भी सुधर जाएंगे। चलिए, अब मैं इस चैप्टर की थ्योरी पोर्शन को फिनिश करता हूं आखिरी एक प्रॉब्लम से। इस प्रॉब्लम को बड़े ध्यान से देखिए। दिस इज अ वेज, मैं एक वेज बना रहा हूं। दिस इज अ वेज। आइसोसेलेस नहीं बनाना है मुझे, कुछ इस तरह का वेज है जिसमें यह एंगल तो है 60 डिग्री और यह एंगल है 45 डिग्री। इसके ऊपर इधर यह मैंने पुली, और इस पर एक ब्लॉक है, इट्स मास इज 10 kg। इस स्ट्रिंग से इस तरह से बंधा हुआ, और यह स्ट्रिंग इधर जा रही है। इधर एक ब्लॉक है, इट्स मास इज 15 kg। Here the coefficient of friction is mu1, which is √3, and here the coefficient of friction mu2 is √2। इसे मैं मास m1 कह देता हूं, इसे मैं मास m2 कह देता हूं। Now this is the system, this is a rough wedge, rough wedge placed with blocks on the two side। आप सबसे पहली बात देखें कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इधर कुछ और है mu1 √3, इधर कुछ और है mu2 √2।
कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग इसलिए है क्योंकि M1 ब्लॉक किसी और मटेरियल का हो सकता है, M2 ब्लॉक किसी और मटेरियल का हो सकता है। मटेरियल के डिफर कर जाने से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में डिफरेंस आ जाता है, और यह इस तरीके से बंधा हुआ सिस्टम है। अब हमसे पूछा गया व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स ऑन रफ वेज। इस रफ वेज के ऊपर, यह रफ वेज बिल्कुल फिक्स है, यह बिल्कुल फिक्स है, यह मूव नहीं कर सकता। इसके ऊपर यह दोनों जो ब्लॉक्स है इनका एक्सीलरेशन क्या होगा, हमसे यह बात पूछी गई है। अब वी नीड टू सॉल्व। वैसे तो फ्रिक्शन जिनने बहुत अच्छी तरह से पढ़ रखा है, समझ रखा है, देख रखा है, जिनने ढेर सारे प्रॉब्लम्स कर रखे हैं, ऐसा कोई सा भी एक एक्सपर्ट पर्सन तो देखकर ही जवाब दे देगा। एक एमेच्योर को जो नया नया 11th क्लास में आया है, जो नया नया न्यूटन्स लॉस को पढ़ा है, फ्रिक्शन को अभी अभी पहली बार ही पढ़ रहा है, सुन रहा है, उसको तो देखकर कुछ भी बोलने में, बताने में समय लगेगा। ही विल सॉल्व लॉट ऑफ थिंग्स, और वो सॉल्व जो करेगा वो भी पूरा बताऊंगा। बट द सेम पर्सन जो आज बिल्कुल एमेच्योर है, 6 महीने के बाद जब वो अच्छी तरह से फ्रिक्शन को पढ़ लेगा, खूब सारे प्रॉब्लम्स कर लेगा, कंसेप्ट बिल्कुल सॉलिड तरीके से दिमाग में बन जाएगा, समझ में आ जाएगा, एक फिजिक्स का एक फील प्रॉपर आ जाएगा, उसके बाद तो ऐसी सिचुएशन में देखकर ही बताया जा सकता है कि क्या आंसर होएगा। इनफैक्ट देखकर ही कोई भी यह बोल देगा कि ये दोनों ब्लॉक हिलेंगे भी नहीं, ना तो यह ब्लॉक नीचे जाएगा ना यह ब्लॉक नीचे जाएगा, कहीं कोई मूवमेंट नहीं होगा, एक्सीलरेशन वुड बी 0, द सिस्टम वुड रिमेन एट रेस्ट। मगर ऐसा बोलने के लिए क्या थॉट प्रोसेस होएगा, क्या सोचा जाएगा, उसी बात को मैं समझाना चाहता हूं। एक एमेच्योर किस तरीके से इसको सोचना चालू करेगा और फाइनली किस तरह से कंसेप्ट को डेवलप करेगा, मैं इस बात को समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम यह बात सोचेंगे, सिंस इट्स अ वेज, तो यह सिस्टम तो इधर भी जा सकता है और यह सिस्टम इधर भी एक्सीलरेट कर सकता है। मुझे दोनों ही तरफ के एक्सीलरेशन के लिए सिचुएशन को चेक करना पड़ेगा और कंपल्सरी। लेट्स अज्यूम सिचुएशन 1 और assumption 1। फर्स्ट assumption कि यह सिस्टम में एक्सीलरेशन इस तरफ है ए से, तो यह वेज ऊपर की तरफ ए से जा रहा है। अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। फ्री बॉडी डायग्राम मैं 10 kg ब्लॉक का बनाऊंगा इधर, और 15 kg ब्लॉक का बनाऊंगा इधर। देखिए, सबसे पहले फोर्सेस इंडिकेट करता हूं। 10 kg ब्लॉक के लिए एक 10G इस तरफ, या M1G ही लिखता हूं, चलिए, और एक नॉर्मल रिएक्शन N1 इधर, और टेंशन T इस तरफ, A से एक्सीलरेशन इस तरफ है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ, μ1 N1। यह सब होगा, और इधर ही हम क्या करते हैं, M1G को रिजॉल्व करके भी दिखा देते हैं। M1G cos 60 और M1G sin 60। अब मैं इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूं। M2G वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में,
नॉर्मल रिएक्शन N2 इस तरफ, टेंशन T पीछे की तरफ, एक्सीलरेशन A आगे की तरफ, और जब एक्सीलरेशन A इस तरफ है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस पर पीछे की तरफ लगेगा μ2 N2। और अब M2G को भी हम इधर रिजॉल्व करके दिखा देते हैं। M2G sin 45, M2G cos 45। अब देखिए दोनों में इस जगह पर मैं कहता हूं नॉर्मल रिएक्शन N1 इज इक्वल टू M1G cos 60, इस जगह पर नॉर्मल रिएक्शन N2 इज इक्वल टू M2G cos 45। अब इस जगह पर फ्रिक्शनल फोर्स Fr1 which is μ1 N1 is μ1 M1G cos 60, इस जगह पर Fr2 is μ2 N2, it's μ2 M2G cos 45। अब देखिए मैं इक्वेशन लिखता हूं, ये इक्वेशन तो रहेगी, इधर एक्सीलरेशन M2G sin 45 की वजह से और टेंशन T अपोज करेगा, M2G sin 45 माइनस T इज इक्वल टू M2A, और इस जगह पर मैं लिखूंगा टेंशन T एक्सीलरेट करेगा, टेंशन T माइनस M1G sin 60 इज इक्वल टू M1A। और सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स भी होगा वहां, मैं फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लिखा हूं दोनों ही जगह, दोनों जगह पर फ्रिक्शनल फोर्स माइनस में आएगा, इस जगह पर माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज μ2 N2, μ2 M2G cos 45 इज इक्वल टू M2A, और इस जगह पर माइनस μ1 M1G cos 60 is equal to M1A। Now, in order to solve them, I'll simply add them। मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं, तो T से T कैंसिल हो जाएगा, एक्सीलरेशन मुझे डिटरमाइन करना है, और अब जो मुझे दिखने लगेगा G थ्रू आउट कॉमन, M2 sin 45, M2 sin 45 माइनस μ2 M2 cos 45 माइनस M1 sin 60 माइनस μ1 M1 cos 60 होल इनटू G इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A, M1 प्लस M2 इंटू A। मैं यह इक्वेशन बनाऊंगा और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा और A की वैल्यू डिटरमाइन करूंगा। दिस एक्सीलरेशन वुड बी इक्वल टू M2 के लिए मैं लिखूंगा 15 sin 45 के लिए √2 माइनस μ2 के लिए मैं √2 इंटू 15 बाय √2 माइनस M1 के लिए 10 इंटू sin 60 के लिए √3 बाय 2 माइनस μ1 के लिए √3 इंटू 10 इंटू √3 बाय 2 होल अपॉन 15 प्लस 10। इसे सॉल्व करके देख लीजिए जरा, आप इसे सॉल्व करके देख लीजिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 15 बाय √2 माइनस 15 माइनस 5 √3
minus 30 by 2, that is 15 by 25. You will get this acceleration as negative value. आपको यह एक्सीलरेशन नेगेटिव वैल्यू दिखेगा सॉल्व करने पर। एक्सीलरेशन का नेगेटिव होना मतलब आपने एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में लिया जरूर है, मगर इस डायरेक्शन में वह एक्सीलरेट नहीं होगा। तो क्या इसका यह मतलब है कि वह अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेट होगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। फ्रिक्शन में इस डायरेक्शन में जब आपने एक्सीलरेशन लिया और इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लेकर जब आपने इक्वेशंस बनाई और उन इक्वेशंस को सॉल्व करा और उन इक्वेशन को सॉल्व करने पर जब एक्सीलरेशन नेगेटिव आ जाए, तो एक्सीलरेशन नेगेटिव आ जाने का यह मतलब कदापि नहीं होता है कि वह सिस्टम अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेट होएगा। एक्सीलरेशन नेगेटिव आ जाने का सिंपल सा यह मतलब होता है कि वह सिस्टम एज्यूम्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट नहीं करेगा। इसका सिंपल सा मतलब है it would not accelerate in assumed direction. It does not accelerate in assumed direction if acceleration comes out to be negative value. इसका मतलब है कि यहां पर लगने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज सफिशिएंट इनफ टू प्रिवेंट द रिलेटिव मोशन। इट्स सफिशिएंट इनफ टू प्रिवेंट रिलेटिव मोशन मतलब वह फ्रिक्शन इस सिस्टम को इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट नहीं होने देगा। अब फिर दूसरा सवाल, यदि इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट नहीं होएगा तो क्या अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेट होगा? चलिए उसे भी करके देख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड एजम्पशन। अब हम सेकेंड एजम्पशन लेते हैं और इस सेकेंड एजम्पशन में हम एक्सीलरेशन की डायरेक्शन को उलट देते हैं। हम एक्सीलरेशन की डायरेक्शन को उलट देते हैं। अब एक्सीलरेशन की डायरेक्शन को उलट देने से इस नॉर्मल रिएक्शन m1g cos m1g sin, इस पर कोई फर्क नहीं, इस टेंशन पर कोई फर्क नहीं। ये जो एक्सीलरेशन लिया ये एक्सीलरेशन अपोजिट हो जाएगा, यह जो एक्सीलरेशन लिया यह एक्सीलरेशन अपोजिट हो जाएगा और इस एक्सीलरेशन के अपोजिट हो जाने से यह फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन उलट जाएगी। इस फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन उलट जाएगी। यह फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन उलट जाएगी। बस आपने एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लिया तो जो फ्रिक्शनल फोर्स पहले इधर लग रही थी वो अपोजिट डायरेक्शन में, इधर जो इधर लग रही थी अपोजिट डायरेक्शन में। यह इक्वेशन अभी भी होल्ड करेगी, यह इक्वेशन अभी भी होल्ड करेगी। नॉर्मल रिएक्शन N1, नॉर्मल रिएक्शन N2, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो अवेलेबल है वह अभी भी होल्ड करेगी, मगर यह इक्वेशन बदल जाएगी। अब नई इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, चलिए मैं लिखकर दिखा देता हूं। अब जो नई इक्वेशन हम लिखेंगे मैं उसे इधर लिखता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट होते हुए ले रहा हूं तो m1g sin 60 माइनस t माइनस μ1 m1g cos 60 इज इक्वल टू m1a। मैं यह इक्वेशन लिखूंगा इस फ्री बॉडी डायग्राम के लिए। m1g sin 60 माइनस t माइनस μ1 n1 इज इक्वल टू m1a। अब इस ब्लॉक के लिए लिखता हूं t माइनस m2g sin 45 माइनस μ1 m2g cos 45 इज इक्वल टू m2a। और अब इन दोनों इक्वेशंस को जब मैं ऐड करूंगा तो वंस अगेन जो इक्वेशन बनेगी वह इस तरह से बनेगी, m1 sin 60 माइनस
mu1 m1 cos 60 minus m2 sin 45 minus mu1 m1 cos 45 whole into g is equal to m1 plus m2 into a. और वंस अगेन अब एक्सीलरेशन के लिए जब फाइनल इक्वेशन लिखी जाएगी इट वुड लुक लाइक दिस, m1 sin 45 मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए लिखूंगा, m1 is 10 into root 3 by 2 minus mu1 is root 3 into 10 into root 3 by 2 minus m2 is 15 by root 2 minus root 2 into 15 by root 2 whole upon 15 plus 10. इस तरीके से इक्वेशन बनेगी. वंस अगेन आप सॉल्व कीजिए. दिस एक्सीलरेशन वंस अगेन कम्स आउट टू बी अ नेगेटिव वैल्यू. इसे सॉल्व करने पर एक्सीलरेशन वंस अगेन नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा. एक्सीलरेशन की वंस अगेन नेगेटिव वैल्यू आ गई. इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है वंस अगेन यह ब्लॉक इस डायरेक्शन में भी, इस सेकेंड टाइम जो हमने एजम्पशन लिया, इस डायरेक्शन में भी यह ब्लॉक एक्सीलरेट नहीं करेगा. हमने इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लिया, सॉल्व करने पर पाया एक्सीलरेशन नेगेटिव. इसका मतलब इस डायरेक्शन में भी एक्सीलरेशन नहीं है. हमने अपोजिट डायरेक्शन में एज्यूम करा एक्सीलरेशन और फिर वंस अगेन सॉल्व करा. वंस अगेन सॉल्व करने पर नेगेटिव आया. वंस अगेन सॉल्व करने पर नेगेटिव आया. इसका मतलब यह सिस्टम इस डायरेक्शन में भी एक्सीलरेट नहीं करेगा. इसका मतलब ना तो इस सिस्टम को इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट करना है, ना ही इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट करना है. इसका मतलब इस सिस्टम को स्टेशनरी रहना है. दिस सिस्टम रिमेन्स स्टेशनरी. स्टेशनरी सिस्टम. In this situation, coefficient of friction is large enough. ये जो coefficient of friction है, it's large enough to provide sufficient frictional force, and that is enough to maintain its stability, to keep it stationary. That frictional force is sufficiently large to prevent any sort of relative motion. इस जगह पर यह जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इसकी इतनी अधिक वैल्यू को देखकर mu2 रूट 2 दैट इज 1.4, mu1 रूट 3 दैट इज 1.7, इतनी अधिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू को देखकर कोई भी एक लर्नेड पर्सन, कोई भी एक समझदार पर्सन जिसने फिजिक्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ रखा है, जिसने न्यूटन्स लॉ और फ्रिक्शन को बहुत अच्छी तरीके से समझ रखा है, जिसने इन सारी चीजों को बहुत प्रैक्टिस कर रखा है, कर करके देख रखा है, वो देख कर ही बता देगा कि इतना अधिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होने पर वहां पर अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स तो बहुत लार्ज हो जाएगा. और अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स बहुत लार्ज यदि हो जाता है तो वो पूरे सिस्टम को मूव ही नहीं होने देगा किसी भी डायरेक्शन में. इस तरीके से जब आप बहुत प्रैक्टिस कर लोगे तो सिर्फ देख कर ही बता दोगे कि यह सिस्टम तो कहीं मूव ही नहीं करना है. एनीवे, आपको इस लेवल पर आने के लिए यू नीड टू प्रैक्टिस लॉट ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. मेरी थ्योरी इसी के साथ, इसी प्रॉब्लम के साथ फ्रिक्शन की इस लेवल पर थ्योरी समाप्त होती है. अब आप दिए गए स्टडी पैकेज को सॉल्व करो. ट्राई टू सॉल्व अ मिनिमम ऑफ 25 to 50 प्रॉब्लम्स. कम से कम 25 प्रॉब्लम्स तो करना ही है. द सफिशिएंट फिगर वुड बी इफ यू कुड सॉल्व 50 or 55 प्रॉब्लम्स ओवर दिस कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन.
आप लगभग 40-50 प्रॉब्लम्स जब कर लोगे फ्रिक्शन पर, किसी अच्छी बुक से, अच्छे रेफरेंस से, जो मैंने मटेरियल दिया उसी को आप पूरा कर लोगे, तो आपको फ्रिक्शन पे एक अच्छी ग्रिप आ जाएगी, हर तरह के प्रॉब्लम्स आप कर पाओगे। आपसे जो प्रॉब्लम खुद से बन जाते हैं बहुत अच्छा, जो नहीं बन पाते हैं आप उनको मार्क कर लीजिए, हम क्लास में डिस्कस करते हैं, मैं उनको डिस्कस कराऊंगा, जो आप डाउट्स बोलेंगे सारे डिस्कस करा दूंगा, और इसी के साथ यह फ्रिक्शन फिनिश हो जाता है। अच्छा, एक और बात, इट्स नॉट कंप्लीटली फिनिश्ड। मैं यहां नहीं कहता कि फ्रिक्शन हमने पूरी तरह से फिनिश कर दिया। जैसे मैंने बताया, फ्रिक्शन भी, अभी हमने स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करी है, इसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन भी होता है, मगर अभी हमने रोलिंग फ्रिक्शन को कोई बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करा है। हम 11th स्टैंडर्ड में ही आगे रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर पढ़ने वाले। रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर में हम रोलिंग फिनोमेना पढ़ेंगे। वहां जब हम रोलिंग फिनोमेना पढ़ेंगे, वहां पर रोलिंग फ्रिक्शन भी देखेंगे और रोलिंग फ्रिक्शन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। इस तरीके से इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। अभी हम जो ट्रांसलेटरी मूविंग बॉडी से, अभी हम उनके पर फ्रिक्शन का इफेक्ट को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी हम स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन को समझ लिए हैं। रोलिंग फ्रिक्शन आगे के चैप्टर्स में अपने आप कवर अप होगा। अभी आप उस स्टडी पैकेज को पूरा कीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप अधिक से अधिक प्रॉब्लम्स कीजिए, अधिक से अधिक प्रॉब्लम आप स्वयं से हो जाने चाहिए। फिर जो आपके डाउट्स रहते हैं उनको मार्क कीजिए। विल डिस्कस एट सुटेबल टाइम। मैं लगभग 6-7 दिन का समय दूंगा, और जो भी अगला संडे आ रहा है या उसके बाद वाला संडे आ रहा है, मैं पहले से आपको बता दूंगा। उसी दिन मैं डिस्कशन कराऊंगा। हमारा डिस्कशन लगभग 1.5 या 2 घंटे का चलेगा। 1.5-2 घंटे में आप जितने डाउट्स पूछेंगे मैं वो सारे सॉल्व कर दूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय, गुड डे, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।